प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत में होंगे शामिल, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। प्रधानमंत्री आज 500 से अधिक जिलों के वंचित वर्ग से करेंगे संवाद। सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। नेपाल की सियासत में आज अहम दिन, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हासिल करेंगे विश्वास मत। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 वोट की होगी जरूरत। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आर्सेनल और बार्सिलोना ने दिखाया दमखम, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आर्सेनल ने 2010 के बाद अंतिम 8 में किया प्रवेश। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा असम के मोरीगांव और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जाएगी। 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की आज एक बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है।
बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच MOU का आदान प्रदान और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। राष्ट्रपति आज अप्रवासी घाट और इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी संग्रहालय का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगल महादेव मंदिर का भी दर्शन करेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना की परेड ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मॉरिशस की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को उपहार स्वरूप रुपे कार्ड भेंट किया। राष्ट्रपति ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि देने के लिए मॉरिशस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये अवसर युवा महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने और मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही चर्चा में प्रगति का स्वागत किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। रोड मैप 2030 के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, नवीन प्रौद्योगिकियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। पीएम मोदी और ऋषि सुनक ने आने वाले होली के त्योहार के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स इस समय भारत दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से होगी। इससे पहले कल भारत आगमन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं ने अपनी स्वदेशी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन पर आधारित इस प्रदर्शनी में भारत में ही तैयार कुछ नायाब वेपन सिस्टम में से एक है नैमस टैंक। गाइडेड मिसाइलों से लैस इस खास टैंक का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। भारत शक्ति 2024 में तमाम वो चीज़ें शोकेस की गई हैं जो भारत में बनी हैं और ये है मेक इन इंडिया का कमाल। मैं जिस टैंक पर बैठा हूँ ये है नामिस, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसे तैयार किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने। इसकी खासियत ये है कि ये 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है और उसका IPR भी भारत के पास है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो रेंज है वो 400 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक का है और ये अचूक निशाना करता है और ये दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नेस्तो नाबूद कर देता है। इसके अलावा ये जो टैंक है ये ऑल टेरेन है, यानी कि पानी में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में कहीं भी ये चल सकता है। और ये तैयार किया है हमारे जांबाज सिपाहियों के लिए, हमारे अपने ही वैज्ञानिकों ने। आप देख सकते हैं ये इस वक्त इसमें 6 मिसाइलें लगी हुई हैं और ये एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये है मेक इन इंडिया का कमाल। अब हम चलेंगे आगे और दिखाएंगे आपको ऐसे कुछ और नायाब हमारा वेपन सिस्टम जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, ताकि दुनिया ये जान ले कि भारत नया भारत बन चुका है। तो भारत नया भारत बन चुका है। आधुनिक युद्ध के ज़माने में दूर संचार का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। थल सेना के सिग्नल्स ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जो पूरी तरह से सुरक्षित है और स्वदेशी भी है और इसका पेटेंट भी मिल गया है। इसका नाम है संभव। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। भारत शक्ति एग्जीबिशन में मैं इस वक्त हूँ कमांड एंड कंट्रोल सर्वेलेंस और मेरे साथ है कर्नल सुमित
खास बात यह है कि आर्मी ने कुछ ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके लिए आर्मी को पेटेंट भी मिल गया है। क्या तकनीक है ये जिसके लिए आपको पेटेंट मिला है? जी, ये संभव इकोसिस्टम है जो कि एक 5G बेस्ड इकोसिस्टम है और ये पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है। भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स ने हमारी इंडस्ट्री और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर यह इकोसिस्टम विकसित किया है जो कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन की एक मिसाल है। ये हमारा डिवाइस है, ये बायोमेट्रिकली लॉक्ड है और आप देखेंगे कि ये 5G डिवाइस है, 5G नेटवर्क इसमें आ रहा है। यहाँ फॉरवर्ड एरिया में भी 5G आपको मिल रहा है और ये बायोमेट्रिकली लॉक्ड डिवाइसेज हैं और इस तरीके से इसमें पूरा मल्टी पार्टी ऑडियो वीडियो कॉल और इस तरीके से आप इसमें मैप्स की सुविधा जिससे कि आप अपना नेविगेशन कर सकते हैं। ये मैप्स इसमें हमारा ये आ गया है, ये फॉरवर्ड एरिया हम अभी ये जैसलमेर के पास हैं। ये मैप आपको ये ऑन लोकेशन दे रहा है जैसलमेर और पोखरण के बीच में। तो जैसे कि आपने सुना कर्नल सुमित से, ये फौज के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब फौज के चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, जब उसके अफसरान प्लान करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो दुश्मन ना उनकी बातचीत सुन सकता है, ना उनके कम्युनिकेशन में घुसपैठ कर सकता है। और ये है संभव, और इसे संभव कर दिखाया है कोर ऑफ सिग्नल जो भारतीय थल सेना का हिस्सा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, पोखरण। तो आत्मनिर्भर सेना ही आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल में मदद के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। हमने देखा कि किस तरह से दुश्मन देश ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया। लेकिन अब तकनीक में बदलाव आया है, अब हमारा पायलट सुरक्षित है, वो दुश्मन के इलाके में नहीं उतरेगा और उसके लिए ज्ञानेश मिश्रा हमें बताएंगे। सर्जन ज्ञानेश, ये बताइए कि आपकी जो नई तकनीक है क्या है ये, इस पे बताइए। सर, इसमें ये जो अपना 250 किलोग्राम का बम दिख रहा है ना, HSRD बम, इसको अभी अपनी हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया है, किट तैयार किया है, जिसको हम रेंज एक्सटेंशन किट बोलते हैं। अभी हमारा पायलट जो है लगभग 100 किलोमीटर पहले से ही अपनी टेरिटरी से इसको ड्रॉप कर सकता है और ये बम ग्लाइड करके अपने दुश्मन एरिया में जाके गिर सकता है। 250 किलो का बम 100 किलोमीटर की दूरी से हम फायर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये 250 किलो का है और ये सुरक्षित इसलिए है कि हम 250 किलो का बम अपनी टेरिटरी में रहते हुए यहीं से फायर कर सकते हैं, दुश्मन को खदेड़ भी सकते हैं और अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। और ये है उपेंद्र बिंद और उनके साथी लोग, और ये बहुत खुश है कि उन्होंने यहाँ पर आके प्रधानमंत्री ने इनके देखा एग्जीबिशन को। किस तरह का कैसा लगा जब आप प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने देखा? सर, अभी तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार सामने आए थे हमारे, और बहुत हम लोग उत्साहित थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं और हमें कि उत्साहित कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपने सुना, ये है स्वदेशीकरण का नमूना और किस तरह से हमारे फौजों के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, पोखरण। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना भारत में शरण लिए हुए उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे और भारत की नागरिकता से संबंधित फायदे उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो आइए सुनते हैं इस बारे में भिवानी के लोगों की क्या कुछ राय है। इसमें 4-5 जातियां इनको ली गई हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। ये अल्पसंख्यक हैं वहाँ उन देशों में, तो वो वहाँ लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था कि उनको हम नागरिकता प्रदान कर दी जाए। तो उन लोगों को देखते हुए ये अब जो है कल भारत सरकार ने ये अधिनियम में संशोधन करके जो है कल से लागू कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था, अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो उन्हें मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बेशक वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे देशों से आए हुए हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो बाहर देश के हिंदू शरणार्थी हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी वो बहुत ही सराहनीय कदम एक तरीके से सैनिक होने के नाते हम बता सकते हैं।
तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। इस कानून को लेकर हरियाणा के करनाल के धार्मिक संतों और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी राय व्यक्त करते हुए इसका स्वागत किया है। भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिरसा के अलग अलग वर्ग से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसको लेकर सिरसा के लोगों का कहना है कि ये भारत सरकार का अच्छा निर्णय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी जो पास के, या हम ये कहेंगे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क से या आसपास के एरिया से जो इंडिया में रेजिडेंट शिफ्ट हुए हैं 2014 तक जो हुए हैं शिफ्ट, और उसमें ज़्यादातर जो जाति के लोग हैं उन सबको इंडिया में आप ये मानिए जो आज तक शरणार्थी शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता था उनको अब नागरिकता मिलेगी। वो सभी जो भारत के मूलभूत नागरिक बनेंगे, उनको उनकी नागरिकता के अनुसार जो मूलभूत सुविधाएं जो एक हर भारतीय को मिलती हैं वो उनको भी मिलेंगी। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। हमें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसी चीज़ें है नहीं कि कोई ऐसा कानून पारित हो जाए जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक आम नागरिक के, जहाँ जो बाहर से आते लोग नागरिक जहाँ शरणार्थी होना चाहते हैं हमारे देश के, तो उन सब के लिए बहुत बेटर है। इससे हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ बाहर के देशों से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप मिली है, तो मैं आध्यात्मिक तौर पर कह सकती हूँ कि कोई 10 साल से अपने पास रह रहा है, अगर वो भारत देश के वफादार हैं और भारत देश के लिए वो काम कर रहे हैं और करने के इच्छुक हैं, तो हम तो विश्व बंधुत्व का संदेश सबको देते हैं। तो जो शरण में आया है और बंदे सही हैं तो उनको सिटीजनशिप देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है, भाई बहनों से जिनको भी सिटीजनशिप मिल रही है, कि भारत देश उनको कुछ आगे बढ़ा रहा है तो उनको भी हर कार्य देश के हित के लिए करना चाहिए। वो भारत देश में रहकर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे भारत देश के शान में कोई अंतर आए। भारत सरकार उनको आश्रय दे रही है, या यूँ कहें कि हमें अपने परिवार के वो जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। इस कानून से उन लोगों को लाभ होगा जो वहाँ से पीड़ित होकर दुखी होकर आए हैं, लेकिन किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम का खूब स्वागत हो रहा है। उनका कहना है कि CAA का कानून बाहर से आए शरणार्थियों के लिए है और इससे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब अगली खबर, दिल्ली पुलिस कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज के दौरान कीमोथेरेपी, ड्रग्स और अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी दिल्ली के 2 नामी कैंसर हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ये लोग कैंसर पीड़ितों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, उन्हें धोखा देने का काम करते थे। आरोपियों ने गुरुग्राम के मोतीनगर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना रखी थी। इनके पास से लगभग 7 इंटरनेशनल और 2 इंडियन ब्रांड के कैंसर की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। साथ ही साथ उनके पास से काफी सारा सामान भी बरामद हुआ है। शालिनी सिंह ने बताया कि डीसीपी अमित गोयल की देखरेख में एसीपी रमेश चंद्र लांबा, इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की टीम ने इस बड़े मामले का खुलासा किया है। डीसीपी अमित गोयल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक स्पूरियस कैंसर ड्रग्स का रैकेट बस्ट किया है। इसमें करीब इन्होंने 4 करोड़ के नकली कैंसर की दवाएं बरामद करी हैं। इसमें टोटल अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित गोयल से बात की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल हमारे साथ है और इनकी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इन्होंने 400 करोड़ की नकली दवाइयाँ, कैंसर की मेडिसिन बेचने वाले एक पूरे गैंग को बस्ट किया है। क्या कुछ है इंपॉर्टेंट उसमें बात करेंगे। अमित जी, कैसे ये क्लू मिला, कितना आपको टेक्निकली इस पे काम करना पड़ा, क्योंकि आसान नहीं था। सेवरल स्टेट्स में आपने रेड भी कंडक्ट किया। जी बिल्कुल, हमारी टीम इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन साहब को इनपुट आई थी कि जी ऐसे ऐसे नकली कैंसर की दवाइयों का कारोबार हो रहा है
तो उसको इन्होंने बड़ी शिद्दत से काफ़ी समय लगाया, उसको डेवलप किया कि कौन कौन इसके लोग पीछे मास्टरमाइंड हैं, कौन सप्लायर हैं, कौन क्या हैं, उनके कहाँ पे वो बना रहे हैं, वो सब लोकेशंस आइडेंटिफाई की। वो सब के बाद फिर हमने उसको प्लान्ड ऑपरेशन के तहत जो तीनों चारों जगह थी उनको कंबाइंड हमने अलग अलग टीम बना के उन पर रेड की। तो एक से फैक्ट्री मिली, एक से दवाइयाँ मिली, और बाकी जो लोग हैं जो आइडेंटिफाइड थे उन सबको राउंड अप करके ले आए, और जब उनका कंफर्म हो गया कि इनका रोल है तो उनकी हमने गिरफ्तारी डाली। कितना टाइम लगा इस पूरी की पूरी मुहिम को चलाने में? और आपने जब उस जगह जाकर के देखा मोती नगर में जहाँ पर इन्होंने 2 फ्लैट्स में पूरा ऑपरेशन चला रखा था, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली एलिमेंट क्या था वहाँ पर जब आपने यार आपकी टीम ने वहाँ पर रेड करा? नहीं, सबसे पहले तो एक यही होता है कि आप एक प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप ये काम कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ दूसरे इंजेक्शन से निकाल के इसमें भरने वाला काम कर रहे थे और साथ में वो मशीन से उसको रीसील कर दे रहे थे। तो इस कारण वो एक है कि कैसे वो बेधड़क अपना बिना किसी डर से इतनी महंगी दवाई सस्ती के नाम पे, सस्ती भी क्या 20-30% डिस्काउंट के नाम पे बेच रहे हैं, और हार्डली कोई उसकी कॉस्ट है, 10% भी कॉस्ट नहीं है। तो वो और लोगों की जान का एकदम खतरा है, जान माल का कीमों में यूज़ होती है, और उसमें नकली जाएगी तो एक तो जो पूरे ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वही डाउन हो गया, और नकली का आगे कोई और रिएक्शन हो उसका कुछ कह नहीं सकते। कौन से सेक्शंस में आपने इन पे मुकदमे किए और क्या कुछ इनके पास से अभी तक रिकवर हुआ? उसमें हमने जो भी हमारी IPC की धाराएं लगती थी चीटिंग और फॉर्जरी वगैरह की, वो सब हमने लगाई हैं। आगे उसमें जो भी आएगा उसके साथ उसमें और कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थे अमित गोयल जो बता रहे थे कि पूरा का पूरा गैंग किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहा था और इनकी टीम ने उनको कैसे यहाँ पर पकड़ा। कैमरा नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और आंचल के साथ। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार। मिनिस्टर खान ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसीजन ले